खबरदाह तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है मकसद। यह फिल्म वर्ष 1984 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे के बपैया और फिल्म में मुख्य भूमिका जितेंद्र, राजेश खन्ना, श्रीदेवी और जया प्रदा ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे प्रेम चोपड़ा, रंजीत, कादर खान और शक्ति कपूर। वहीं वहीदा रहमान और ओम शिवपुरी ने जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में नृत्य और संगीत का बेहतर संयोजन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे बप्पी लाहिड़ी और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था किशोर कुमार, आशा भोसले और जानकी ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। देवी ओ बेबी तू बन जा मेरी बीबी, पलकों पे बिठा के रख लूंगा, तुझे दिल में छुपा के रख लूंगा, तेरे लिए लड़ जाऊंगा मैं सारी दुनिया से। देवी ओ बेबी तू बन जा मेरी बीबी, गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ न घड़ी घड़ी, गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ न घड़ी घड़ी, किस माँ ने जन्म दिया उनके हाथों पीछे पड़ी, गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़, बिगड़ न घड़ी घड़ी, है प्यार तुमने किया न हो तो हमसे शुरुआत करो, प्यार तुमने किया न हो तो हमसे शुरुआत करो, मैं लैला की छुट्टी कर दूं तू मजनू को मात करो, प्यार तुमने किया न हो तो हमसे शुरुआत करो। आइए जानते हैं क्या है फिल्म मकसद की पूरी कहानी। फिल्म मकसद की कहानी की शुरुआत नागलिंगम, जिसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है, के बेटे बिच्छू, जिसकी भूमिका अमजद खान ने निभाई है, की शादी के एक दृश्य से होती है। मंडप पर ब्याह हेतु लड़की आती तो जरूर है, लेकिन इससे पहले कि यह ब्याह संपन्न हो पाता, लड़की का प्रेमी एक मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है और वह लड़की उसके साथ भाग जाती है। इन दोनों को भागते देख नागलिंगम के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। इस क्रम में वह सामने से आ रहे तिलक, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने निभाई है, की साइकिल से टकरा जाता है। तब तिलक उन दोनों को नागलिंगम को सौंप देता है। नागलिंगम तिलक को भी इस शादी समारोह के संपन्न होने तक वहां रुकने और आनंद मनाने की बात करता है। इसके बाद शादी दोबारा शुरू होती है, लेकिन तिलक को ऐसा लगता है कि लड़की इस शादी से प्रसन्न नहीं है। तब वह जाकर उस लड़की से इस बारे में सवाल करता है, जिस पर लड़की अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। तब उसका प्रेमी तिलक को बताता है कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन लड़की का पिता मेरे गरीब होने की वजह से अपनी बेटी की शादी मुझसे करना नहीं चाहता है। यह सुनकर तिलक नागलिंगम के बेटे बिच्छू को विवाह मंडप से हटा देता है और उस लड़की के प्रेमी को वहां बिठाकर शादी संपन्न कराने की बात पंडित से करता है। नागलिंगम के विरोध करने पर तिलक उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब राजेश्वर, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, तिलक के पास आ जाता है और लड़की की शादी उसके प्रेमी से करने की जगह नागलिंगम के बेटे बिच्छू, जो उसका दोस्त भी है, से करने की बात करता है। इस बात को लेकर राजेश्वर और तिलक के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी राजेश्वर का पिता धर्मराज, जिसकी भूमिका ओम शिवपुरी ने निभाई है, वहां आ जाते हैं और सारी बातों को जानने के पश्चात उस लड़की की शादी उसके प्रेमी के साथ ही करवा देते हैं। बिच्छू की शादी के टूट जाने से वह बहुत व्यथित रहता है। तब राजेश्वर और उसके अन्य दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं
कि चलो हम सब तुम्हारी शादी के लिए कोई दूसरी लड़की की तलाश में चलते हैं। फिर वे सब एक कार में सवार होकर एक मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। भारती, जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है और जो राजेश्वर के पिता और उसके पार्टनर के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षक विष्णु प्रताप, जिसकी भूमिका श्री राम लागू ने निभाई है, की बेटी है, अपने घर की बदहाली को दूर करने की प्रार्थना लिए या प्रसाद लेकर मंदिर में पूजा करने जाती है। रास्ते में राजेश्वर की नज़र इस पर पड़ती है तो वह इसे भा जाती है। इसे नज़दीकी बढ़ाने के उद्देश्य से राजेश्वर मंदिर के समीप अपनी कार से उसे हल्की सी ठोकर लगा देता है, जिससे उसकी पूजन सामग्री सड़क पर बिखर जाती है। वह इन लोगों पर गुस्सा करते हुए मंदिर चली जाती है। राजेश्वर अपने साथियों के साथ मंदिर के बाहर खड़ा होकर भारती के पूजा कर वापस लौटने का इंतजार करने लगता है। वहाँ मंदिर में जब भारती मंदिर संचालक नागलिंगम को भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद का वितरण भक्तों में न करवाकर अपने लोगों से गुप्त रूप से बाजार में बेचकर धंधा चलाते देखती है तो नागलिंगम पर इस बात के लिए भड़क जाती है और मंदिर से निकलकर वापस अपना घर जाने लगती है। राजेश्वर और उसके साथी कार में सवार होकर मंदिर से घर जा रही भारती के साथ साथ चलने लगते हैं, लेकिन भारती इन लोगों को कोई भाव नहीं देती है और अपने घर की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगती है। भारती के द्वारा राजेश्वर की उपेक्षा होती देख उसके दोस्त उसे ताना मारते हैं। तब राजेश्वर उससे कहता है कि अगर वह भी मुझसे प्यार करती होगी तो कल मैं जिस रंग की कार लेकर आऊँगा या उसी रंग की साड़ी पहनी हुई मिलेगी। अगले दिन राजेश्वर लाल रंग की कार लिए हुए भारती के घर के पास से गुजरता है। तब वहाँ भारती लाल रंग की साड़ी पहने हुए मिलती है। यह देखकर राजेश्वर अपने दोस्तों से कहता है कि भारती का लाल रंग की साड़ी पहनना इस बात का द्योतक है कि वह इससे प्यार करती है। भारती उसकी बात सुन लेती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। अगले दिन वह काले रंग की साड़ी पहनकर राजेश्वर से मिलती है, जो उस दिन काले रंग की कार में वहाँ उससे मिलने आता है। भारती राजेश्वर से कहती है कि इसकी साड़ी का काला रंग भले ही उसकी कार के रंग से मिल रही है, लेकिन यह उससे प्यार नहीं करती है। काले रंग की साड़ी इसने इसलिए पहनी है ताकि इसे देखकर वह समझ ले कि यह उससे प्यार कतई नहीं करती। तब राजेश्वर उससे जबरन प्यार करने लगता है। तभी तिलक वहां आ जाता है और राजेश्वर के इस बर्ताव का विरोध करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगती है। तभी राजेश्वर के पिता धर्मराज वहां आ जाते हैं और तिलक तथा भारती का समर्थन करते हुए इन दोनों को वहां से अपना घर जाने के लिए कह देते हैं। फिर वह राजेश्वर से अपनी कंपनी में काम करने की बात कहते हैं। राजेश्वर के पिता धर्मराज के धंधे में 3 और अन्य लोग शामिल हैं। ये है नागलिंगम, नागेंद्र, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, और धनराज, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है। कंपनी की वर्षगांठ के अवसर पर धनराज लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताते हुए कहता है कि यह कंपनी गरीबों के लिए स्कूल चलाती है, गरीबों की बेटी का मुफ्त ब्याह कराती है और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए सस्ती दवाइयाँ बनाती है। राजेश्वर का पिता और इस कंपनी का मुख्य कर्ता धर्ता धर्मराज अपनी कंपनी को लेकर यही गलतफहमी पाले हुए है कि यह कंपनी नेक कार्यों में लगी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं दूर रहता है। धनराज के नेतृत्व में नागलिंगम और नागेंद्र स्कूल के शिक्षकों को बिना पैसा दिए ही लंबे समय तक काम करवाता है और जब कभी पैसा देता है तो वह भी निर्धारित राशि से काफ़ी कम होता है। गरीबों की शादी कर लड़कियों को हनीमून के नाम पर देह व्यापार में संलिप्त एक एजेंट के पास भिजवा दिया जाता है और दवा के धंधे में भी असली दवाइयों की आड़ में नकली दवाइयों का बड़ा व्यापार किया जाता है। तिलक की मां शारदा, जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, वह धनराज के यहाँ नौकर का काम करती है। यहाँ उसे ढेर सारा काम करवाया जाता है और बदले में बहुत ही मामूली सी तनख्वाह दी जाती है, जिससे वह किसी तरह अपनी और अपने बेटे तिलक की खाने का जुगाड़ कर पाती है। लेकिन तिलक नहीं चाहता है कि उसकी माँ किसी दूसरे के घर में नौकर चाकर वाला काम करे। एक दिन तिलक सेठ धनराज के यहाँ काम कर रही अपनी माँ शारदा को काम छुड़वाकर वहाँ से अपना घर ले जाने लगता है। इसे देखकर धनराज की बेटी रानी, जिसकी भूमिका जया प्रदा ने निभाई है, वह भड़क जाती है और तिलक को गरीब होने का ताना मारते हुए बिना काम पूरा किए अपनी माँ को लेकर घर नहीं जाने की बात करती है। इस पर तिलक रानी और उसकी माँ दोनों को ललकारते हुए अपनी माँ को वहाँ से लेकर अपना घर चला आता है। अगले दिन रानी अपनी सहेलियों के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है तो उसकी नज़र साइकिल पर काम की तलाश में
जा रहे तिलक पर पड़ती है। वह अपनी कार पर तिलक की साइकिल का रास्ता रोक कर बैठे रहती है और अपनी 3 सहेलियों को तिलक को सबक सिखाने भेज देती है। रानी की सहेलियां जब तिलक को छेड़ने का प्रयास करती हैं तो तिलक भी आक्रामक होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे डरकर वे रानी के पास भाग आती हैं और रानी तिलक को आगे सबक सिखाने की बात कहकर वहां से सहेलियों के साथ चली जाती है। अगले दिन रानी राजेश्वर के साथ तीनों साथी तिलक को सबक सिखाने आती है, लेकिन तिलक उन्हें भी मारपीट कर भगा देता है। घर की बदहाली देख भारती अपने पिता मास्टर विष्णु प्रसाद से कहती है कि यह सेठ धनराज की बेटी रानी को ट्यूशन देने जा रही है। मास्टर विष्णु प्रसाद अपनी बेटी भारती से कहते हैं कि धनराज जब स्कूल में पढ़ाने पर भी मास्टरों को तनख्वाह नहीं देता है तो वह तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने पर भला क्या तनख्वाह देगा। लेकिन भारती कहती है कि यह ट्यूशन उसकी बेटी को पढ़ाएगी, इसलिए वह इसे ज़रूर पैसे देगा। भारती जब धनराज की बेटी रानी को ट्यूशन पढ़ाने जाती है तब वह वहाँ इसे डांस करती हुई नजर आती है। भारती इसके डांस में व्यवधान कर इसे पढ़ने के लिए कहती है। इस पर रानी कहती है कि वह यहाँ आए और बैठे और इसकी डांस को देखते रहे, महीना पूरने पर इसे तनख्वाह मिल जाएगा। यह सुनकर भारती रानी पर भड़क जाती है और कहती है कि आपके पिता के पास अकूत संपत्ति है, इसलिए आप मुफ्त में भी मुझे पैसे दे सकती हैं, लेकिन मैं मुफ्तखोरी नहीं करती। भारती की यह बात सुनकर रानी भारती से प्रभावित हो जाती है और उससे नियमित ट्यूशन लेने पर तैयार हो जाती है। राजेश्वर के पिता धर्मराज तिलक के 2 अवसरों पर सत्य के पक्ष में अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अडिग रहने की दोनों घटनाओं को देखकर तिलक से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन तिलक को बिना कुछ बताए अपने साझेदारों को कहकर तिलक को दवाइयों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक ड्राइवर के रूप में नियुक्त करवा लेते हैं। ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते हुए तिलक को इस बात की जानकारी लग जाती है कि उसके ट्रक से जो दवाइयाँ भेजी जा रही हैं उसमें कई पेटियाँ नकली दवाइयों की भी है। इसके बाद वह इस ट्रक को पुलिस के हवाले करने की बात कहकर ट्रक को थाना ले जाने लगता है। दवाइयों की कारोबार देख रहा धर्मराज का पार्टनर नागेंद्र, जो राजेश्वर का दोस्त भी है, राजेश्वर को इस बात की जानकारी देता है कि उसकी दवा के ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा ट्रक ड्राइवर दूसरे किसी के साथ मिलकर इस ट्रक से ही नकली दवाइयाँ बेचने का काम कर इस कंपनी को बदनाम करने का काम कर रहा था। लेकिन इसकी पोल खुल जाने पर अब वह गुस्सा कर गाड़ी को पुलिस थाना ले जा रहा है ताकि इन सब को बदनाम कर सके। इस जानकारी को पाकर राजेश्वर अपनी कार से ट्रक ले जा रहे तिलक का पीछा कर उसे पकड़ लेता है और जो बात इसे बताई गई थी उसे लेकर तिलक को धिक्कारते हुए ट्रक को वापस गोदाम ले जाने के लिए कहता है। तिलक राजेश्वर की कही इस बात को मानने से इनकार कर देता है और ट्रक को पुलिस थाना ले जाने लगता है। तब राजेश्वर उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगती है। तभी नागेंद्र पुलिस के साथ वहां आ जाता है। पुलिस तिलक और दवाइयों से भरी उस ट्रक को थाना ले जाने की बात करती है। इस पर नागेंद्र ट्रक को अपने निगरानी में ले जाने वाले पुलिस को कुछ पैसे देकर मस्ती करने कहता है और इस दौरान अपने आदमियों की मदद से ट्रक में लदी सारी नकली दवाइयों की पेटियों को निकलवा कर दूसरी जगह भिजवा देता है। थाना में ट्रक में नकली दवाइयां नहीं मिलने से ट्रक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तिलक को मारपीट करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। तिलक के जेल में जाने की बात सुनकर राजेश्वर के पिता धर्मराज तिलक से मिलने जेल आते हैं। वह उससे कहते हैं कि भले ही नकली दवाइयों को लेकर कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, इसके बावजूद या उसकी कही हुई बातों के अनुसार इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई वास्तव में उसकी कंपनियों की दवाइयों की आड़ में नकली दवाई का व्यापार कर रहा है। फिर वह तिलक का हौसला बढ़ाते हुए उसके साथ न्याय करने की बात कर वहाँ से आने लगते हैं। तभी उसकी नज़र शारदा पर पड़ती है, जो अपने पड़ोसी मास्टर विष्णु के साथ तिलक की जमानत लेने वहाँ आई हुई है। तिलक की जेल से जमानत पर छूटने के धर्मराज उसे ट्रक ड्राइवर की जगह पर दवा की अपनी कंपनी में ही ऊंचे पदों पर बहाल करवा लेता है। तिलक पूरा निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाने लगता है, जिससे धनराज, नागेंद्र और नागलिंगम की अवैध कमाई का रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर तिलक को अपने रास्ते से हटाने की योजना पर लग जाते हैं। पिता के कहने पर अपनी कंपनी पर पूरा ध्यान दे रहा राजेश्वर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस स्कूल में ही झंडोत्तोलन करने की बात करता है। अपने साझेदार नागेंद्र और नागलिंगम को बता देता है, जिसमें भारती का पिता मास्टर विष्णु पढ़ाते हैं। झंडोत्तोलन की तैयारी के क्रम में धनराज उस स्कूल में आता है और धनराज के यहाँ झंडोत्तोलन के लिए आने की बात कहकर पूरी तैयारी करने के लिए कहता है।
मास्टर विष्णु जब उससे यहाँ शिक्षकों को वेतन देने की बात करता है तो वह फिर फंड नहीं होने का रोना रोते हुए झंडोत्तोलन के लिए पूरी तैयारी करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब राजेश्वर उस स्कूल में झंडोत्तोलन के लिए आता है तो वहाँ मास्टर विष्णु को देखकर कहता है कि यह उसका शिष्य रह चुका है, ऐसे में अगर उन्हें यहाँ कुछ परेशानी हो रही है तो वे इसे बेझिझक बता सकते हैं। इस पर मास्टर विष्णु यहाँ के किसी भी शिक्षक को 6 महीने से वेतन नहीं मिलने की बात बताता है। इस पर राजेश्वर धनराज से प्रश्न करता है तो वह मामला को टालने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है। तब राजेश्वर उससे यह कहता है कि जब तक इन शिक्षकों के बकाये का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक वह झंडोत्तोलन नहीं करेगा। तब धनराज झक मारकर सभी शिक्षकों को बकाया राशि का भुगतान कर देता है। मास्टर विष्णु की बेटी भारती भी इस दृश्य को देख रही होती है। झंडोत्तोलन के तुरंत बाद भारती राजेश्वर से मिलती है और उससे कहती है कि यह उसे नाहक ही गलत आदमी समझ रही थी, जबकि वह तो एक अच्छा नेक इंसान है। धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र मिलकर राजेश्वर के द्वारा तिलक को अपने रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र रचते हैं। इसमें वह धनराज की बेटी रानी को भी बिना बताए अपना मोहरा बनाते हैं। रानी की उपस्थिति में नागेंद्र राजेश्वर से 5,000 रुपया देने की बात करता है। इस पर राजेश्वर जब अपने पास पैसे नहीं होने की बात करता है तब वह राजेश्वर से कहता है कि वह अपनी कंपनी के फंड से ही 5,000 रुपया इससे एडवांस करवा दे, बाद में पैसे वापस कर देगा। राजेश्वर इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन तिलक के अड़ियलपन को देखते हुए रानी राजेश्वर से कहती है कि तिलक उसे पैसा नहीं देगा। इस पर राजेश्वर और रानी दोनों 5,000 रुपये का शर्त लगा लेते हैं। इसके बाद तीनों उस ऑफिस में आते हैं जहां तिलक काम करता है। राजेश्वर तिलक को बुलाकर ऑफिस के पैसे में से 5,000 रुपये देकर खाते में चढ़ा लेने की हिदायत देता है, लेकिन तिलक यह कहकर कि वह राजेश्वर के पिता के अलावा अन्य भागीदारों का भी संरक्षक के तौर पर यहाँ काम कर रहा है, ऐसे में यह उसे 5,000 रुपया नहीं दे सकता। फिर वह राजेश्वर को ऐसे व्यर्थ के काम से अपने पास नहीं बुलाने की हिदायत देकर वहाँ से चला जाता है। तिलक के जाने के बाद नागेंद्र राजेश्वर को इस बात के लिए ताना देने लगता है। तब रानी तिलक के पास से इतने रुपये लाकर उसे देने की बात करता है। तब नागेंद्र उसे भी ऐसा करने की चुनौती देता है और उसे भी 5,000 रुपया का शर्त लगा लेता है। रानी यहाँ से तिलक के पास जाकर जब उससे 5,000 रुपया मांगती है तो तिलक साफ इनकार कर देता है। इस पर रानी उससे प्यार करने की बात करते हुए अपने प्यार के खातिर 5,000 रुपया देने की बात करती है। तब तिलक उससे कहता है कि कंपनी के पैसे से तो वह एक पैसा भी नहीं दे सकता। हाँ, 250 रुपये उसने बचाकर अपने कुछ विशेष कार्य के लिए यहाँ जमा किए हैं, अगर वह चाहे तो यह 250 रुपये उसे दे सकता है। तब रानी 2,150 रुपया ही उसे दे देने के लिए कहती है। तिलक जब अपने ऑफिस की तिजोरी के ताले को खोलता है तो वहाँ उसे एक भी रुपया नहीं मिलता है। इस पर वह काफ़ी घबरा जाता है। तब रानी उससे पूछती है कि तिजोरी की ताले की चाबी उसके अलावा और किसके पास रहता है। इस पर वह एक और व्यक्ति के पास इस ताले की चाबी होने की बात बताता है। तब तक वहाँ की शोरगुल सुनकर राजेश्वर, नागेंद्र और कई अन्य लोग भी वहाँ आ जाते हैं। नागेंद्र अपने साझेदार नागलिंगम और धनराज को भी यहाँ बुला लेता है। फिर सब मिलकर तिलक पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं। राजेश्वर के पिता धर्मराज को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वे भी घटनास्थल पर आकर मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से तिलक से कहते हैं वह एकांत में इसे बता दे कि उसने इतने रुपये किस उद्देश्य से गायब किए हैं। धर्मराज की यह बात सुन तिलक अंदर से तो काफ़ी गुस्सा जाता है, लेकिन मामले की नज़ाकत को देखते हुए फिर से इस बात को दोहरा देता है कि इतने रुपये नहीं चुराए हैं। तब धर्मराज उससे पूछता है कि इतने रुपये उसने बैंक से ऑफिस में लाकर तिजोरी में क्यों रखे थे। इस पर तिलक 2 दिनों तक बैंक में छुट्टी होने की बात कहकर ऑफिस के खर्च समान ढंग से करने के लिए इस पैसे को लाने की बात करता है। तब सब मिलकर उसकी बात को झुठलाते हुए एक बार फिर से उसे जेल में डालने की बात करने लगते हैं। तभी तिलक की माँ शारदा वहाँ आ जाती है और सभी को धिक्कारते हुए कहती है कि सब लोग अब अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो अगर यह अपना जुबान खोलेगी तो फिर ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। यह सुनकर सब कोई चुप हो जाता है और शारदा अपने बेटे तिलक को लेकर वहाँ से अपना घर चली आती है। राजेश्वर भी अपने पिता धर्मराज के साथ अपना घर चला आता है। यहाँ वह अपने पिता धर्मराज से इस बात को लेकर सवाल करता है कि शारदा देवी अपनी जुबान से किस राज को खोलने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ तिलक भी घर आकर अपनी माँ से यही सवाल करता है। इस पर उसकी माँ शारदा उसे बताती है कि उसके पिता शक्ति सिंह, जिसकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाई है,
वे एक क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की अलग जगह रखने के लिए पैसे की व्यवस्था हेतु अब वे क्रांतिकारियों द्वारा डाका डालने को उचित नहीं मानते हैं। इस पर उसके साथ रह रहे नागलिंगम, धनराज और नागेंद्र ऐसी हालत में उसे अपने घर से धन लाने का ताना मारते हैं। तब शक्ति सिंह अपने हिस्से का पैसा लाकर क्रांतिकारियों को देने के लिए अपना घर आता है। इस समय यहाँ उसका भाई धर्मराज नहीं रहता है, लेकिन जब यह अपने हिस्से का धन लेकर वापस क्रांतिकारी के अड्डे पर आने लगता है तब उसका भाई धर्मराज भी वहाँ आ जाता है। वह शक्ति सिंह से कहता है कि यह सब पैसे उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं और इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। तब शक्ति सिंह गुस्से से सारी संपत्ति को वहीं छोड़ देता है और अपनी पत्नी शारदा को साथ लेकर क्रांतिकारियों के अड्डे पर आ जाता है। शक्ति सिंह के धन नहीं लाने की स्थिति में क्रांतिकारी क्रांति की अलग जगाने के लिए पैसे की जुगाड़ में फिर से डाका डालने लगते हैं। इस क्रम में एक दिन नागेंद्र एक धनी की बेटी से बलात्कार करने का प्रयास करता है और इस क्रम में उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर देता है। तब शक्ति सिंह उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है, लेकिन नागलिंगम और धनराज उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर यह तीनों मिलकर शक्ति सिंह से बदला लेने की योजना बनाता है। इस क्रम में एक दिन पुलिस क्रांतिकारियों के अड्डे को घेर लेती है। तब शक्ति सिंह आगे बढ़कर पुलिस से मुठभेड़ करने चला जाता है ताकि उसके साथियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। इधर नागलिंगम, नागेंद्र और धनराज क्रांति के काम के लिए जुटाई गई सारी राशि को लेकर वहां से भाग जाने की योजना बनाते हैं। इस क्रम में उन तीनों में से कोई एक पुलिस से मुठभेड़ कर रहे शक्ति सिंह को पीछे से गोली मार देता है, जिससे शक्ति सिंह मरणासन्न हो जाता है। इसे शारदा देख लेती है। मरते वक्त किसी तरह शक्ति सिंह अपनी पत्नी शारदा से मिलता है, जो उस समय प्रसव पीड़ा से परेशान है। शक्ति सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसके बच्चे की ढंग से परवरिश करे और कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो वह धर्मराज या दूसरे अन्य दगाबाजों से कोई मदद नहीं ले। अपनी माँ से यह बात सुनकर तिलक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इन सब से बदला लेने की बात करता है। ठीक ऐसी ही बात धर्मराज भी राजेश्वर को बताते हैं। यह सुनकर राजेश्वर अपनी चाची शारदा को अपने घर ले आने के लिए आता है, लेकिन शारदा अपने पति शक्ति सिंह की कई बातों का उल्लेख करते हुए उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। राजेश्वर के कहने पर एक बार पैसा देने के बाद धनराज फिर से स्कूल के शिक्षकों को पैसा देना बंद कर देता है, जिससे मास्टर विष्णु प्रताप का परिवार एक बार फिर से भुखमरी का शिकार हो जाता है। यहाँ तक कि जब एक बार उसका बेटा उसके स्कूल में दूसरे बच्चों को खाना खाते देखता है तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण एक छात्र का खाना छीन कर खाने लगता है। जब मास्टर विष्णु प्रताप के पास यह शिकायत पहुंचती है तो अपने बेटे की जमकर पिटाई कर देता है। भारती अपने भाई को सांत्वना देती है। तब तक मास्टर विष्णु प्रताप भी घर आ जाते हैं और अपने किए पर पछताते हुए अपने बेटे से प्यार करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक थैली में कुछ चावल लिए हुए आते हैं। बेटी भारती को खाना पकाकर सभी को खिलाने की बात करते हैं। पूछने पर वह बगल की एक दुकान से चावल अनाज उधार लाने की बात करते हैं। रोनी को ट्यूशन पढ़ाने की एवज में जब भारती को तनख्वाह मिलता है तो वह दुकानदार को अपने पिता के पैसे चुकाने जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी दुकान से कोई उधार सौदा नहीं किया है। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तो पिता को भीख मांगते देखती है। वह अपने पिता की झोली में पैसा डालती है तो उसे देखकर उसके पिता शर्मा जाते हैं। एक दिन भारती का भाई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के कहने पर उसके पिता दवाई लाकर भारती को अपने भाई को पिला देने के लिए कहते हैं। भारती जैसे ही यह दवा उसे पिलाती है वैसे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। मास्टर विष्णु डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर जब उस दवा की बोतल को देखता है तो कहता है कि यह दवा तो नकली है, जिस कारण उसकी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन इसे बचाने के लिए डॉक्टर कुछ कर पाता। इससे पहले ही भारती का भाई दम तोड़ देता है। तब तक तिलक भी वहाँ आ जाता है। फिर वह भारती की भाई की लाश को उठाकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच नकली दवा की वजह से लोगों की जान जाने की खबर अखबारों में पढ़कर धर्मराज फार्मेसी संस्थान में आकर धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र को धमकाने लगता है। तभी तिलक लाश उठाए वहाँ आ जाता है और इस प्रांगण में यह कहकर उस लाश को दफनाने लगता है कि इसकी आत्मा खाते पीते सोते जागते उठते बैठते इन सबको धिक्कारते रहेगी। इस बीच राजेश्वर नागेंद्र के बेटे नागपाल, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है, को लेकर वहाँ आता है और कहता है कि असली दोषी तो यह है। यह सुनकर तिलक उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। तब राजेश्वर तिलक से उसे माफ़ कर देने के लिए कहता है, लेकिन तिलक बार बार उसकी जान लेने का प्रयास करने लगता है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और तिलक को इस हरकत के लिए गिरफ्तार करने की बात करती है। तिलक पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को नज़रअंदाज कर उस सब को लेकर पोस्टमार्टम करने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। इस बीच ऑफिस का एक कर्मचारी धर्मराज को आकर यह बताता है कि ऑफिस की उस राशि को तिलक ने नहीं बल्कि उसने ही अपनी बेटी की शादी के लिए धनराज, नागेंद्र और नागलिंगम की मदद से चुराया था।
साथ ही उसने इस बात का भी खुलासा किया कि संस्थागत विवाह के नाम पर ये लोग देह व्यापार का धंधा चलाते हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही राजेश्वर जब अपने संस्थान द्वारा आयोजित शादी स्थल पर आता है तो यहाँ सबको देह व्यापार के लिए लड़कियों को दलाल के हवाले करने की तैयारी करता पाता है। राजेश्वर जब इसका विरोध करता है तब वो सब मिलकर राजेश्वर के मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन अंत में राजेश्वर सबकी पिटाई कर वहाँ से भागने के लिए बाध्य कर देता है। देह व्यापार के लिए ले जा रही सभी लड़कियों को मुक्त करवा देता है। धर्मराज को जब अपने साझेदारों के द्वारा इस प्रकार के गलत धंधे में संलिप्त होकर भारी राशि से पैसा बनाने की जानकारी मिलता है तब वह उन लोगों को जेल भिजवाने के लिए एक मजमून तैयार करवाता है और धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र के हस्ताक्षर लेने चला आता है। धर्मराज हाथों में पिस्तौल और टेप रिकॉर्ड लिए वहाँ आता है। जब धर्मराज, नागलिंगम और नागेंद्र इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तब वह बंदूक का डर दिखाकर सबसे दस्तखत करवा लेता है और इस दौरान होने वाली बातों को टेप रिकॉर्ड में टेप कर लेता है। फिर वह इस कागजात को थाना में जमा करने के लिए जाने लगता है। रास्ते में ही धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र मिलकर धर्मराज की हत्या कर देता है। हालांकि चारों तरफ से घिरते वक्त ही धर्मराज इस टेप रिकॉर्डर से टेप निकाल कर कार के टेप रिकॉर्डर में लगा देता है। हत्या कर वह तीनों लाश को ठिकाने लगाने जा रहा है तब उन्हें सामने से ट्रक लेकर आ रहा तिलक दिखाई पड़ता है। तभी अपनी कार सड़क पर खड़ी कर तिलक के ट्रक को रुकवा लेता है और उस पर प्रहार कर उसे अचेत कर देता है। फिर उसके हाथ में चाकू देकर उसे धर्मराज के शरीर में चुभवा देता है और पुलिस को बुलवाकर तिलक को धर्मराज की हत्या के मामले में फंसा देता है। इस बात की जानकारी वह राजेश्वर को दे देता है ताकि ये दोनों भाई आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले ले और सबकी संपत्ति पर इन लोगों का अधिकार हो जाए। इसके बाद वे तिलक को अपने अड्डे पर लाकर पिटाई करते हुए सारे षड्यंत्र की बात बता देता है। इस बात को जानने के बाद तिलक किसी तरह उसके चंगुल से बचकर राजेश्वर को सच्चाई बताने चला आता है, लेकिन राजेश्वर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह इसकी जान लेने के लिए इससे भिड़ जाता है। पहले तो तिलक मार खाकर भी राजेश्वर को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन राजेश्वर के नहीं समझने पर वह भी राजेश्वर की जान लेने के लिए उससे भिड़ जाता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और तिलक को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना के बाद एक दिन जब राजेश्वर ऑफिस में कुछ कागजात देख रहा होता है तो उसमें उसके पिता के द्वारा तैयार किए गए उस कागजात के मजमून को भी देख लेता है जो उसके पिता ने अन्य तीनों साझेदारों के आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने को लेकर बनवाया था। जब वह इस कागजात के बारे में अपने कर्मचारी से पूछता है तो कर्मचारी उसके 2 कॉपी बनाने की बात उसे बताता है। तब राजेश्वर इसकी दूसरी कॉपी लेकर अपने पिता के साझेदार के पास जाता है। तभी वे लोग इस पर हमला कर देते हैं। इस हमले से बचने के लिए जब वो अपने पिता की कार से भागने लगता है तब गलती से टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और उसके पिता के द्वारा अपने तीनों साझेदारों द्वारा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की बात स्वीकार करने की जानकारी होती है। फिर वह तिलक को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लेता है। जब राजेश्वर के पिता के साझेदार धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र को इस बात की जानकारी होती है तब कोर्ट से अपनी फांसी की सजा तय मानकर वे सारी संपत्ति को लेकर यहाँ से विदेश भागने की तैयारी में जुट जाते हैं। नागलिंगम का बेटा बिच्छू, जो राजेश्वर का दोस्त भी है, वह इन सारी बातों को सुनकर सब इसकी जानकारी राजेश्वर और तिलक को आकर दे देता है। इसके बाद राजेश्वर और तिलक मंदिर में छुपा कर रखे गए सारे धन को लेकर विदेश भागने को तत्पर धनराज, नागलिंगम और नागेंद्र पर हमला कर देता है। यहाँ लड़ाई के दौरान इन तीनों के द्वारा पाले गए सांप के द्वारा ही इन तीनों को डस लिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजेश्वर और भारती तथा तिलक एवं रानी की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म मकसद की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।